Hello and welcome. Today we are going to discuss Balaji Bajirao. In the previous lectures, we have discussed the other two Peshwas, that is Balaji Vishwanath and Baji Rao first. This is the third lecture of the second chapter from B.L. Grover, A New Look into the Modern History. So, the office of Peshwa had virtually become hereditary in the family of विश्वनाथ. क्या हो चुका है? बालाजी विश्वनाथ की फैमिली के लिए वर्चुअली जो है हेरिडिटरी हो गया है पेशवाशिप. बालाजी विश्वनाथ की जब 1720 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद बाजीराव वन जो उनके एल्डेस्ट सन थे वो बने, और 1740 में जब बाजीराव वन की मृत्यु हो गई तो बाजीराव जो है उनको नया नॉमिनी बना दिया छत्रपति साहू ने. और बालाजी बाजीराव के पेशवा बनने के 10 साल के भीतर 1750 में एक अग्रीमेंट साइन होता है विच इज कॉल्ड द संगोला अग्रीमेंट. संगोला अग्रीमेंट जो है इस प्रोसेस को और जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाता है. संगोला अग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन ऑफ 1750 भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें क्लियर तौर पर कह दिया जाता है कि मराठा किंग जो है वो अब से क्या होगा, वो बस अब से एक सिंबल होंगे, है ना. मेयर होंगे पैलेस के, सेड हेड होंगे, नॉमिनल हेड होंगे, और रियल हेड कौन होंगे? पेशवा होंगे, जो क्या करेंगे? पूरे मराठा कॉन्फेडरेसी को रूल करेंगे या हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड. बालाजी जो है उन्होंने जो है अपने पिता की जो आधी कंप्लीट की हुई टास्क थी कि कटक से अटॉक तक मराठाओं का परचम हो, ये उन्होंने स्टार्ट किया, है ना. और नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ एक्सपेंशन कंटिन्यू कर दिया. सक्सेस जो है वो बालाजी को के एफर्ट्स को मिली और उनके समय में एक्चुअली में टेरिटोरियल जेनिथ तक पहुंच गए मराठा फ्रॉम कटक टू अटॉक. ठीक है. इसके बाद फिर क्या होता है कि मराठा वॉर लॉर्ड्स जो हैं ये मतलब पूरे के पूरे, जैसे कि सपोज ऐसे करके एक एम्पायर इन्होंने बनाया हुआ है इस तरफ को, तो ऐसा करके अगर इनका एक एम्पायर बना हुआ है तो यहाँ पर हर एरिया को जो है ना डिवाइड कर दिया गया है बहुत सारे पार्ट्स में, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग मराठा वॉरलॉर्ड जो है वो रूल कर रहे हैं. इसके साथ साथ क्या होता है गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड जो है, जो पहले भी वर्चुअली अंडर मराठा डोमिनेशन आ चुका था, वो अभी क्या होता है? डायरेक्ट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है. मराठा आर्म्स जो है वो पेनिट्रेट करती है बंगाल, कर्नाटक, ये सारे जगह पर निज़ाम को पूरा हम्बल कर देते हैं ये लोग. हैदराबाद और आगे बढ़ नहीं पाता है मराठा की वजह से, है ना. और जो रूलर ऑफ मैसूर हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं इनकी वजह से, वो भी आगे अपने एक्सपेंशन को नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं. स्ट्रगल जो होती है पावर पॉलिटिक्स की दिल्ली में, उसमें मराठा डिप्लोमेट अब क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने लग जाते हैं. वो जिसका साथ देते हैं वो जीत जाते हैं, है ना. और ऐसा कहा जाता है कि मराठा के घोड़े जो हैं वो अब अपना प्यास कहाँ से बुझा रहे हैं? इंदस के पानी से बुझा रहे हैं. ये बस एक पहेली है. इसका मतलब बस इतना है कि मराठाओं का जो है पकड़ वो इंदस के भी बेसिन पर आ चुका है, दैट इज इन दिल्ली. अभी दिल्ली की मतलब दिल्ली तक की बात की जा रही है. इसके आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेशन ऑफ मराठा पोजीशन इन मालवा एंड बुंदेलखंड. तो हमने पहले ही पढ़ा कि बाजीराव वन के समय में ही मालवा के चौथ को कलेक्ट करने की परमिशन उन्हें सर्टेन डिस्ट्रिक्ट से मिल चुकी थी, है ना. पर मराठा कंट्रोल कहीं ना कहीं वहां पर कंप्लीट नहीं था, है ना. जो जयसिंह है, जयसिंह जो है वो मुगल एम्परर के साथ अच्छे से उनकी दोस्ती होती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह हैं वो एक रॉयल फरमान जारी करते हैं, और इस फरमान में वो क्या कहते हैं? वो शहजादा अहमद को सूबेदार ऑफ मालवा बना देते हैं. साथ ही साथ क्या करते हैं? पेशवा को उनका डेप्यूटी बना देते हैं. और जैसे पेशवा डेप्यूटी एक्चुअली जो है ना सूबेदार वगैरह लोग ऑन द स्पॉट या फिर ऑन द ग्राउंड इतना काम नहीं किया करते थे, तो डेप्यूटी ही करते थे. तो ऐसे में क्या होता है कि पेशवा को जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सुपरविजन के परमिशन मिल जाते हैं मालवा के ऊपर. पेशवा बदले में अग्री कर जाते हैं क्योंकि पेशवा के लिए फायदेमंद ट्रीटी थी, और वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपको जो है मुगलों को 4000 ट्रूप्स के साथ जब भी मुगलों को जरूरत पड़ेगी तो हम सपोर्ट करेंगे. और कुछ ऐसे क्या होता है, मालवा जो है वो पेशवाशिप के अंदर आ जाती है ना. और पेशवा कहते हैं कि वो जो है वो कोई भी इंपीरियल टेरिटरी को अब कंट्रोल करने का या फिर कैप्चर करने का ख्वाब नहीं देखेंगे इस एरिया में, क्योंकि वो अब खुद डेप्यूटी हो चुके हैं. और मराठा मालवा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस भी इंक्लूडेड थी, सबकी सब क्यों कहाँ चली जाती है? पेशवा के पास चली जाती है, क्योंकि वो अब डेप्यूटी हो चुके हैं मुगल सूबेदार के मालवा में. इसके आगे अगर हम पढ़ें बुंदेलखंड के बारे में, तो बुंदेलखंड जो है ये एक स्पीयर हेड बन सकती थी मराठा अटैक के लिए, दोआब में, औध में,
बिहार में, बंगाल में, कैसे? तो बुंदेलखंड अगर यहाँ पर सिचुएटेड है तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर दोआब रीजन ये पूरा है ना, इधर औध है एकदम सामने वर्टिकली, इस तरफ बिहार बंगाल है, तो बुंदेलखंड से इजिली अटैक किया जा सकता था, है ना, ये एक प्रॉपर मिलिट्री बेस बन सकती थी, ठीक है। तो बाजीराव ने जब एक्वायर किया था 1729 में, तभी से इनका क्या था, इनका बहुत मन था कि ये बुंदेलखंड को एक मिलिट्री बेस बना दे मराठाओं का। लेकिन क्या होता है, बुंदेलखंड के जो चीफ्स है ना, जैसे कि दातिया हो गए, दातिया के चीफ हो गए, चंदेरी के हो गए, जैतपुर, कालिंजर, पन्ना, तो ये लोग खुद भी बहुत ज्यादा, क्योंकि बुंदेलखंड वाज आल्सो बैड लैंड टोपोग्राफी ना, तो बहुत ही अच्छे से इनके अगेंस्ट मराठा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी सिमिलर कंडीशंस में ये लोग भी ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी भी वॉरफेयर सही थी। तो इन्होंने मराठा के कंट्रोल को ना सिर्फ अपोज किया बल्कि एक टफ रेजिस्टेंस भी दिया। फाइनली मराठा फोर्सेस जो है ना, ओरछा की बुंदेला चीफ को हरा देती है और झांसी को कैप्चर कर लेती है 1742 में। इस समय से झांसी जो है वो एक मराठा कॉलोनी बन जाती है बुंदेलखंड की। इसके बाद क्या हमें पढ़ना है, एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड। तो अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो गया, तो अब क्या होगा, एक्सटेंशन होगा इन्फ्लुएंस का, अब इन्फ्लुएंस फैलाया जाएगा। तो मराठा रूलर जो थे तंजौर के, उनको बहुत ज्यादा हरास किया गया था दोस्त अली के द्वारा। दोस्त अली कौन है, ये कर्नाटक के नवाब हैं। Raghuji Bhosle of Berar sent an expedition to Carnatic to restrain Dost Ali from his nefarious plans. तो राघोजी भोसले जो है, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपीडिशन, एक टुकड़ी भेजी, बेरार के हैं राघोजी, और इन्होंने कर्नाटक में एक टुकड़ी भेजी दोस्त अली को जो है दिखाने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं या आप मराठा से सुपीरियर नहीं है, तो आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते एक मराठा रूलर को। तो ऐसे में क्या होता है, एक बैटल होती है और दोस्त अली जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है। और दोस्त अली के जो बेटे होते हैं उनके साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली जाती है। इसके बाद रघुजी जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं सीज ऑफ ट्राइचिनोपोली। ट्राइचिनोपोली को वो सीज कर लेते हैं, घेरा डाल देते हैं उसके चारों तरफ, जहां पर दोस्त अली के सन इन लॉ चंदा साहिब जो है वो छुपे हुए थे, है ना। चंदा साहिब को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है दिसंबर 1741 में और उनको फिर जेल भेज दिया जाता है सतारा में। राघोजी जो है उनके प्लान्स थे कि वो पौंडीचेरी को भी अटैक करें, अपने अंदर मिला लें, बट ये वो फ्रूटिफाई नहीं कर पाए। तो अभी अगर हम बैकग्राउंड समझें कि क्या बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ बताया गया कि ये दिस इज इंडिया, तो ये जो कर्नाटक एरिया है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके जो नवाब है उसका नाम है दोस्त अली, और ये जो है ये थोड़े नटोरियस काइंड ऑफ नवाब है, और ये क्या करते हैं, तंजौर जो कि कर्नाटक के ही अंदर आता है, तो तंजौर के एरिया में जो मराठा रूल कर रहे थे उनको ये बहुत परेशान करते हैं कर्नाटक के नवाब दोस्त अली। तो ऐसे में क्या होता है, बेरार में जो रूल कर रहे हैं मराठा राघोजी भोसले, वो क्या करते हैं, वो तंजौर के इस मराठा के सपोर्ट में क्या करते हैं, दोस्त अली को चैलेंज करते हैं और दोस्त अली को फिर बैटल में मार दिया जाता है। अब दोस्त अली के बेटे हैं जो कि नेक्स्ट नवाब बनेंगे कर्नाटक के, और दोस्त अली के दामाद हैं, सन इन लॉ है चंदा साहिब, उनकी भी बात की जा रही है। तो बेटे से तो पीस ट्रीटी साइन हो जाती है, बट जो एरिया चंदा साहिब के अंदर था उसका भी ध्यान देना था। तो ट्राइचिनोपोली में चंदा साहिब थे जो कि उनके सन इन लॉ हैं, तो चंदा साहिब वहां पर छुपे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, ट्राइचिनोपोली को चारों तरफ से घेर लिया, है ना, चंदा साहिब को हराने के लिए। फाइनली चंदा साहिब को हारना पड़ता है, तो चंदा साहिब को अरेस्ट कर लिया जाता है 1741 में दिसंबर के महीने में, और फिर उनको जो है एक बंदी बना करके सतारा भेज दिया जाता है। इसके बाद राघोजी जो है वो पौंडीचेरी को भी कैप्चर करना चाहते थे बट कर नहीं पाए। तो क्या कहां पर राघोजी जो है वो अपना धास जमा पाते हैं, तो दैट इज इन ट्राइचिनोपोली, चंदा साहिब को हरा करके प्रिजनर बना दिया, और साथ साथ दोस्त अली जो कि कर्नाटक के नवाब है उनको मार करके उनके बेटे के साथ पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है। राघोजी जो है वो फिर जब पौंडीचेरी नहीं कैप्चर कर पाते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो ईस्ट की तरफ कर लेते हैं और चौथ डिमांड करते हैं किससे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब से। तो इनको बोलते हैं कि आप चौथ दो, नहीं तो आप पर रेड डाल देंगे, ठीक है। और अपने रेवेन्यू मिनिस्टर भास्कर पंत को ये भेजते हैं और बोलते हैं कि आप जो है वहां से डिमांड करके लाओ चौथ और इन्फोर्स करवाओ इस डिमांड को। मराठा फोर्स को जो है वो रेजिस्ट कर नहीं पाते हैं। अलीवर्दी खान इस समय नवाब होते हैं तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो फंस चुके होते हैं। तो फिर वैसे में उनको लगता है क्या किया जाए, तो उन्होंने ना बहाने से क्या करते हैं, वो जाल में फंसा लेते हैं भास्कर पंत को और उनको जो है मार देते हैं, ट्रेचरसली मार देते हैं, है ना। और इस चीज से क्या हो जाता है, बंगाल जो है वो राघोजी के कहीं ना कहीं रेंज में आ जाता है, उनको बहुत गुस्सा आता है और फिर वो जो है वो क्या करते हैं, वो वापस वो जो है वो एक टुकड़ी लेकर के आते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और फिर वो पूरे बंगाल को लूट लेते हैं, ठीक है। अलीवर्दी जो है उनको कंपेल किया जाता है कि वो उड़ीसा को सरेंडर कर दे और एनुअली जो है क्या करें, चौथ दे बंगाल और बिहार के नाम पे 12 लाख रुपए,
तो क्या हुआ कि जब जो है राघोजी जो हैं, जो कि मराठा रूलर है बिरार के, ये जीत नहीं पाते हैं पौंडीचेरी को, तो ये क्या करते हैं, ये अपना ध्यान बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये अपने रेवेन्यू मिनिस्टर भास्कर पंत को कहाँ भेजते हैं, यहाँ भेजते हैं। इस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन नवाब है, अलीवर्दी खान। तो ये धोखे से भास्कर पंत को मार देते हैं, जिसके बाद क्या होता है, राघोजी खुद क्या करते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फायर और प्लंडर मचाते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, और अलीवर्दी खान फाइनली जो है उनको कंपेल किया जाता है कि वो उड़ीसा को सरेंडर कर दें और एक एनुअल पेमेंट 12 लाख रुपए का जो है चौथ के रूप में बंगाल और बिहार से उन्हें दें। किन्हें दें, राघोजी भोसले को। इसके बाद क्या होता है, निज़ाम के साथ अब लड़ाई हो रही है। तो निज़ामुल मुल्क जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। इसके बाद क्या हो जाता है कि निज़ाम की जो टेरिटरी थी उसको लेकर के लड़ाई छिड़ जाती है। निज़ाम के जो बेटे हैं वो जो है लड़ाई करके क्या करते हैं, पेशवा को कहीं ना कहीं जो होता है ना, जब घर पे लड़ाई चल रही है तो बाहर वाले को फायदा हो जाता है, तो पेशवा यहाँ पर फायदा कर लेते हैं कि बेटे आपस में लड़ रहे हैं, खुद में बिजी हैं। ऐसे में निज़ाम की टेरिटरी से खान देश को पेशवा जो है वो हटा देते हैं और बेरार को भी हटा देते हैं, है ना। हमने पढ़ा ही कि बेरार में क्या हो रहा है, राघोजी भोसले भी रूल कर रहे हैं। और फिर पेशवा के एफर्ट को कोई बहुत खास सक्सेस लेकिन नहीं मिलती है, क्योंकि जो नए निज़ाम होते हैं सलाबत जंग, वो क्या करते हैं, वो फील्ड इन्फेंट्री कॉर्प्स को लाते हैं जिनको फ्रेंच जनरल बुस्सी ने ट्रेन किया था। ठीक है, तो फ्रेंच जनरल बुस्सी के ट्रेंड जो इन्फेंट्री कॉर्प्स हैं ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फ्रूटलेस वॉर होता है दोनों के बीच में, कोई भी नहीं जीत पाते हैं। एंड में क्या होता है, निज़ाम जो है वो सरेंडर कर देते हैं वेस्टर्न हाफ, बेरार का जो है वो वेस्टर्न पार्ट, जिसमें कि बगलाना, खानदेश ये सब भी आ रहा था, जिसके साथ साथ वो जो है ट्रीटी ऑफ भल्की में क्या करते हैं, मराठाओं को दे देते हैं। इसी समय क्या होता है कि यूरोप में 7 इयर्स वॉर चल रहा होता है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, और इस वजह से क्या हो जाता है, बुस्सी जो है वो हैदराबाद से निकल जाते हैं और पेशवा को जो है क्या मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है बुस्सी के एब्सेंट में कि वो क्या कर सकते हैं, वो और एरिया निज़ाम के जो है वो कॉन्कर कर सकते हैं। ठीक है तो इन्होंने निज़ाम को कहा कि गोदावरी के नॉर्थ में जितने भी एरिया हैं वो आप दे दीजिए, वरना फिर हम क्या कर रहे हैं, हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर इसके बाद फिर क्या होता है, वॉर होती है, कंटेस्टेड बैटल होती है जो कि सिंध खेड़ में लड़ी जाती है। निज़ाम जो है वो अल्टीमेटली पीस के लिए मांग कर देते हैं, क्योंकि उनको कोई फ्रेंच बैकिंग भी नहीं रहती है अभी। और फिर वो जो है वो टेरिटरी को सरेंडर कर देते हैं, ऐसी टेरिटरी जिससे जो है आप कर वसूल सकते थे 25 लाख रुपए की। और इस टेरिटरी के साथ जो है एक फोर्ट भी, एक किला भी सौंप देते हैं, दैट इज नलदुर्ग का किला। नलदुर्ग जो है एक्चुअली उन्हें सौंप दिया जाता है। तो नर्मदा के जो है, आई एम सो सॉरी, गोदावरी के जो है नॉर्थ का एरिया जो है अब मराठाओं के अंदर आ जाता है। ठीक है, हॉस्टिलिटीज जो है वो रिकमेंड की जाती है दिसंबर 1759 में, और निज़ाम जो है उनको एक क्रशिंग ब्लो मिलता है बैटल ऑफ उदगीर में। ठीक है, सिंध खेर के बैटल में भी काफ़ी कुछ सरेंडर कर देते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, वो पीस के लिए सीख कर रहे थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया एक ऐसा एरिया जिससे 25 लाख की रेवेन्यू आ सकती थी, और नलदुर्ग भी सरेंडर हुआ। फिर भी बैटल चल रही है, हॉस्टिलिटीज चल रही है। उदगीर के बैटल में क्या होता है, मराठा जो है वो अक्वायर कर लेते हैं 60 लाख कर वसूलने वाली टेरिटरी, और मुस्लिम की जो कैपिटल टाउन है अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर और बीजापुर, ये सारी चीज़ों को भी मराठा अक्वायर कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा इंटेंगलमेंट इन दिल्ली एंड पंजाब। तो देख रहे हैं धीरे धीरे करके मराठा एक एक करके पूरे के पूरे इंडिया में अपना कंट्रोल, अपना पांव पसार रहे हैं। ऐसे में क्या हो जाता है, मुगल एम्पायर हमें ऑलरेडी पता है कि वीक है ना, उसमें अलगाव की नीति है, उसके जो नोबेल्स हैं वो अलग होना चाहते हैं। तेह रोहिला और पठान चीफ जो है ये लोग प्लान कर रहे थे कि दिल्ली में मुगल्स को हटा के ये लोग क्या करेंगे, एक पठान किंगडम बनाएंगे। किसके मदद से भाई, तो अहमद शाह अब्दाली जो एक बाहरी लुटेरा था, अफगानी लुटेरा था, उसकी मदद से बनाएंगे। और ये सब चल ही रहा था। पठान सफदरजंग डिफरेंसेस चल रहे थे। सफदरजंग जो है ये रूलर है, तो इनके और पठान के बीच में डिफरेंसेस चल रहा था, और रिपीटेड इन्वेजन इस समय में जो है अहमद शाह अब्दाली के हो गए। अहमद शाह अब्दाली कौन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, ये नादिर शाह का चेला है जो बार बार आकर के क्या करता है, इंडियन लैंड को इंक्रोच करता है। तो इससे क्या होता है कि जो पठान और सफदरजंग में झगड़े चल रहे हैं और बार बार अहमद शाह अब्दाली भी इन्वेड कर रहे हैं, तो मुगल तो एकदम कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। ऐसे में क्या होता है, मराठास जो है वो इंटरवीन करते हैं दिल्ली के पॉलिटिक्स में, और अब्दाली के इन्वेजन से काफ़ी टेरिफाइड हो जाते हैं दिल्ली की जनता, पूरा का पूरा दिल्ली ही। और सफदरजंग जो है वो मराठाओं को बोलते हैं कि आप जो है आप क्या करिए, आप हमें हेल्प करिए, और एक अग्रीमेंट कर लेते हैं सफदरजंग इनके साथ।
वो बोलते हैं कि वो मराठाओं को 50 लाख रुपए देंगे एम्पायर को अगर किसी एक्सटर्नल या इंटरनल एनिमीज से वो प्रोटेक्ट करते हैं तो, और साथ साथ बोलते हैं कि उनको आगरा और अजमेर की जो है सूबा मिल जाएगा मराठाओं को, मराठा जो है वहां से चौथ कलेक्ट कर सकते हैं पंजाब, सिंध और द्वाब से। तो मराठाओं को काफी है ना बेनिफिशियल लगता है ये कि क्या होता है, आगरा अजमेर मिल जाएगा, पंजाब सिंध और द्वाब से चौथ कलेक्ट कर सकते हैं, 50 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। तो मराठा को लगता है कि ये तो फायदे की डील है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो दिल्ली पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और वो अग्रीमेंट करते हैं कि क्या होगा कि वो जो है वो दिल्ली को अगर कभी भी बाहर से अंदर से अटैक होगा तो दे विल कम फॉर द सपोर्ट या फॉर द रेस्क्यू। ऐसे में क्या होता है, अब्दाली एक बार और अटैक करते हैं, ठीक है, वो एक बार और अटैक करते हैं 1757 के जनवरी में। वो क्या करते हैं, वो पंजाब में अटैक करते हैं और पूरा का पूरा बहुत सारा टेम्पल पंजाब से लेकर के दिल्ली मथुरा के एरिया में जितने टेम्पल आते हैं उनको क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, हिंदूज को मारते जाते हैं। मराठा आर्मी जो है वो पुणे से कहाँ भेजी गई, रघुनाथ राव के कमांड में, मरहाव राव होलकर के कमांड में, ये पुणे से दिल्ली के लिए रवाना होती है कि एक्सटर्नल अटैक हो रहा है। तो अब्दाली जो है, इनके आने से पहले अब्दाली जो है वो मार्च में ही काबुल के लिए रवाना हो जाते हैं, उनको काबुल में कुछ असाइनमेंट्स थे। तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है, जबकि मराठा आर्मी दिल्ली पहुंचती है अगस्त में। रघुनाथ राव लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जो एम्परर हैं उनको वापस से थ्रोन पर लाते हैं, है ना। यहाँ पर बस बाहरी अटैक नहीं थे, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि पठान लोग भी क्या कर रहे थे, वो लोग भी इस कोशिश में थे कि कैसे वो जो है अपनी सुपरमैसी एस्टैब्लिश करेंगे। तो एम्परर को मराठा रघुनाथ राव वापस से थ्रोन पर बिठाते हैं और मराठा सुपरमैसी को एक्सेप्ट करा लेते हैं सतलज से बनारस तक ईस्ट में। अप्रैल 1758 में लाहौर जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अहमद शाह के एजेंट्स जो है उनको हटा दिया जाता है पंजाब से। बहुत ही जल्दी धीरे धीरे पूरा का पूरा पंजाब जो है वो मराठा कंट्रोल में आ जाता है। मराठा एक्सपेंशन जो है ये एक ओपन चैलेंज है अफगानी इन्वेडर के लिए। रोहिला चीफ जो है, हमने जैसा ऑलरेडी कहा ना कि रोहिलाज वेर अगेंस्ट मुगल्स, वो लोग चाह रहे थे कि क्या हो जाए कि बाहर से अफगान के हेल्प से क्या हो जाए, अब्दाली ये लोग सब अफगान है और रोहिलाज और ऑल्सो फ्रॉम द सेम ओरिजिन। तो ये लोग क्या चाह रहे थे, ये लोग ये चाह रहे थे कि बाहरी इन्वेडर की मदद से मुगल को हटा करके अब पठान लोग जो हैं वो दिल्ली के एरिया पर रूल करें। तो नजीब उद दौला जो है ये ओपनली डिफाई करते हैं मराठा के पोजीशन को। ऑल्दो मराठा जो है वो जीत चुके हैं पंजाब, बट नजीब उद दौला मानने से इनकार कर देते हैं। दत्ताजी सिंधिया जो है वो एक लॉन्ग ड्रॉन आउट सीज कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की, ताकि नजीब उद दौला को जो है वो अपने कमांड के अंदर लाया जा सके। इसी समय क्या होता है, वापस से अब्दाली जो है वो इंदस को क्रॉस कर लेते हैं 1759 में और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, दत्ताजी सिंधिया जो है वो कोशिश करते हैं क्या कि इनको जो है रोका जा सके। तो थानेसर में पहले कोशिश होती है, फिर जमुना क्रॉस करने से रोकने की कोशिश होती है, लेकिन दोनों अटेम्प्ट में ये फेल कर जाते हैं। इनके फेल करने के बाद मल्हार राव होलकर जो है ये ट्राई कर रहे हैं कि अब्दाली को जो है अब्दाली के फोर्सेस को हरास किया जाए, बट इनको भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी पुणे से कमांडर सदाशिव राव भाव के अंदर जो है वो आ रही होती है अफगान एडवांस को रोकने के लिए, और सदाशिव राव भाव की जो फोर्सेस है और अब्दाली की जो फोर्सेस है ये दोनों आपस में मिलती है एक हिस्टोरिकल बैटल में, दैट इज इन द पानीपत, है ना। और पानीपत में 14 जनवरी 1761 में दोनों फोर्सेस में लड़ाई होती है और मराठा जो है वो हैवी कैजुअलिटीज मराठाओं के तरफ से होती है। ये लोग अपने साथ वुमेन भी कैरी कर रहे थे, तो मोबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। और मराठा की जो ड्रीम थी कि वो पूरे के पूरे इंडिया पर कहीं ना कहीं राज कर सकें, ये एक ही बार में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है इस बैटल से। लेकिन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज कि हम लोग एक बार एस्टिमेट देख लें बालाजी राव की। तो ये अपने फादर के इक्वल तो नहीं माने जा सकते हैं एज अ सोल्जर, पॉलिटिशियन जैसे भी, बट इनको भी लीडरशिप की क्वालिटी थी। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस जब आते थे तो ये काफ़ी मोमेंटम में आ जाते थे, है ना। और मराठा एक्सपेंशन जो बाजीराव 1 के अंदर शुरू हुआ था उनको इन्होंने एक्सटेंड किया हर डायरेक्शन में, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इनके ही रूल के समय मराठा टेरिटरी अपनी जेनिथ पर पहुंची। मराठा कैवेलरी जो है वो इंदस से लेकर के केप कॉमोरिन के बीच में फैली हुई थी। बालाजी राव जो है इनको मराठा के लोग जो है इनके ह्यूमन और बेनिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए याद रखते हैं। काफ़ी जस्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे ये। जस्टिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी, फिर चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल कोर्ट्स हो, ये जो है ये ट्रू गार्जियन बन पाए थे पीपल के राइट्स के। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी और इनके सारे जो कलेक्टर्स हैं उनको कंपेल किया गया कि वो लोग रेगुलर अकाउंट मेंटेन करें ताकि कोई करप्शन या गड़बड़ ना हो। एक स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स बनाया गया पुणे में ताकि जो भी लोग गड़बड़ करें उनको पनिशमेंट मिले। पंचायत सिस्टम अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो है इसको रिफॉर्म लाया गया, इसमें इसको वर्केबल बनाया गया, ठीक है। ट्रेड
वगैरह को डेवलपमेंट मिली, रोड्स बनाया गया, ट्रीज प्लांट किए गए रोड के दोनों तरफ, ठीक है, रिलीजियस डोनेशंस दिया गया, बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड कराए गए, जनरल कंडीशन जो लोगों की है वो इम्प्रूव होती है। और ये सारे जो रिफॉर्म किए बालाजी बाजीराव ने, इससे वो जो है वो लोगों का गुडविल कहीं ना कहीं जीत पाए। बालाजी राव ने जो है वो अरेंजमेंट किया इस तरह का कि दूर दूर के एरियाज को मराठा जीत पाए। और कहीं ना कहीं एक जो थॉट थी ना हिंदू बादशाही की, तो वो कहीं ना कहीं ये जो है सारे हिंदू चीफ्स को यूनाइट करके कहीं ना कहीं जीत पाए, है ना। और फिर उसके बाद क्या हो गया कि इसको जो है इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं एक धब्बा लगता है यहाँ पर इनके इस थॉट को, हिंदू बादशाही के थॉट को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदू लोगों के साथ भी गलत करते हुए पकड़े जाते हैं। एग्जाम्पल्स है ऐसा, तो ऐसा नहीं है, ये बोला तो करते थे कि हिंदू राष्ट्र, बट कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज नहीं कर पाए अपने स्वराज के बाहर। कैसे? क्योंकि होलकर और सिंधिया ने जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली राजपूत्स के साथ अटैक किया, राजपूत्स पर अटैक किया। और रघुनाथ राव ने जो है वो जाट के फोर्ट्रेस जो कुंभेर में थे उसको भी एक्वायर किया, बिसीज किया। तो कहीं ना कहीं ये लोग तो हिंदू रूलर थे, बट यहाँ पर भी अटैक किया गया। इसीलिए जब पानीपत की लड़ाई हुई तो मुस्लिम पावर्स जो नॉर्थ इंडिया में थे वो तो अब्दाली के साथ थे ही, बट मराठास जो है, चलो मुस्लिम का सपोर्ट आपको नहीं मिला, बट आप तो हिंदू राष्ट्र स्टैब्लिश कर रहे थे ना, तो हिंदूज भी आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? क्योंकि जब इन्होंने रेड डाला इंडिया पर, जब चौथ सरदेशमुखी ले रहे थे, जब अटैक कर रहे थे, तो ये राजपूत, जाट और ऐसे सारे हिंदू किंगडम्स पर भी अटैक कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि इनका जो हिंदू राष्ट्र वाला वो थॉट था वो बाद में काफी नैरो हो गया, या फिर वो सही तरीके से ये जो है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। और इस वजह से इनको क्या हुआ, ये सपोर्ट नहीं गैदर कर पाए राजपूत और जाट की, जो कहीं ना कहीं आप नॉर्थ में लड़ रहे हैं ना, तो राजपूत और जाट से अगर फ्रेंडशिप होती तो आपको काफी हेल्प मिलता, ये आपको जो है ट्रूप्स के मूवमेंट पे, एक्स्ट्रा ट्रूप्स के सप्लाई में बहुत हेल्प कर सकते थे। बालाजी राव जो है, इसके साथ साथ एक और गड़बड़ जो इनको कहा जाता है जो इन्होंने किया वो ये है कि फ्यूडल टेंडेंसीज, जो कि बाजीराव वन के समय में भी एक प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं इनके समय में और बढ़ गई, है ना। और फ्यूडल टेंडेंसीज इतनी बढ़ गई इनके समय में कि मराठा सॉलिडारिटी कहीं ना कहीं घटने लग गई, है ना। और ऐसे में पानीपत के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो कोर्ट ऑफ पुणे से, मतलब महादजी सिंधिया के कोर्ट में, मतलब कहीं ना कहीं अब जो मराठा वॉर लॉर्ड्स थे उसमें महादजी सिंधिया सबसे इंपॉर्टेंट बन के उभर आते हैं। और पुणे से क्या हो जाता है, बैटल ऑफ पानीपत के बाद सारा इंपॉर्टेंस पूरे महाराष्ट्र का कहाँ शिफ्ट हो जाता है, या कहीं ना कहीं कहिए कि इंडिया में जहां जहां मराठाओं का रूल था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गए, महादजी सिंधिया हो गए। थर्ड पेशवा जो है, इन्होंने बहुत ही अटेंशन दिया दिल्ली में क्या चल रहा है उस बात पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं अनवाइज मूव्स किया इन्होंने पंजाब में, जिस वजह से एनिमिटी हो गई इनकी अब्दाली से, है ना। 1748 से 63 में और भी दो पावर थे जो इंपॉर्टेंट थे, वेर पठान, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं इसी घात बिठाए हुए थे कि कैसे मराठा वीक हो जाए तो उनके जगह पे हम आ जाए, ठीक है। तो इंग्लिश को कहीं ना कहीं काफ़ी उनका हौसला अफजाई हुई जब उन्होंने ये देखा कि मराठा हार गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इन द मीनवाइल इंग्लिश जो है वो क्या कर चुके हैं, वो फ्रेंच को हरा चुके हैं कर्नाटक में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कैप्चर कर चुके हैं सिराजुद्दौला से। सबसे बुरी बात क्या है ना कि इंडियंस इंडिया में ही आपस में ही लड़ रहे थे और कोई भी उस समय इतना ज्यादा अच्छा फोरसाइट नहीं यूज कर पाया कि आपस में लड़ने से क्या बेटर है कि एक कंसोलिडेटेड इंडियन एम्पायर बनाया जा सके और फिर उसके बाद क्या किया जा सके, जो मेन एनिमी है जो दिख नहीं पा रही, दैट इज इंग्लिश, इनको अटैक किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज्यादा ब्लेम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय उनके जो नेशन के थॉट थे वो कहीं ना कहीं, अगर कोई पंजाब में है तो उसके लिए नेशन पंजाब है, अगर कोई दक्कन में है तो उसके लिए नेशन दक्कन है, उसके लिए नेशन उस समय एज अ होल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था ना वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ब्लर्ड था। तो इसके लिए कंप्लीटली ब्लेम नहीं किया जा सकता इन्हें कि इन्होंने इंडिया पर बाकी जगह पर क्यों अटैक किया, सारे रूलर ऐसा ही कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो इंग्लिश के प्लान्स को जो है वो काउंटर रिएक्ट नहीं कर पाए बालाजी राव, उल्टा इन्होंने जो है इंग्लिश को मदद कर दिया कि ये जो है इंग्लिश जो है वो हमने बात किया था ना कि अंग्रिया से इनकी लड़ाई चलती थी, तो दो तुलाजी अंग्रिया के अंदर जो वेस्टर्न कोस्ट में जो फोर्स थी उनको बर्बाद करने में कहीं ना कहीं बालाजी राव ने जो है इंग्लिश को हेल्प कर दिया, जो अगेन एक बेवकूफ़ी वाली स्टेप मानी जाती है। तो बालाजी जो है बालाजी राव, ये एक मायोपिक इंसान दिखे जो दूर का नहीं देख पा रहे, जो बस नज़दीक के गेम्स को देखने में दूर के जो बड़े गेम्स हैं उससे उन्होंने हाथ धो बैठा। तो पॉलिटिकल जजमेंट जो है वो एक मैच्योर स्टेट्समैन की थी इनकी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट chapter, in the next lecture we'll be doing about the third battle of Panipat, its significance and other things. That will be a very important lecture, so do not miss it. Thank you.